8. सन 1430, जगह वलाकिया, रोमानिया की एक सल्तनत जिस पर राज करता था ड्रैकुला वंश का राजा व्लाद द्वितीय। आज वलाकिया का आसमान कुछ ज्यादा ही अशांत था। एक तूफान जोर पकड़ रहा था, लेकिन ये तूफान ना तो बारिश का था ना हवा का। ये था लोहे, आग और खून का तूफान। और इस तूफान में एक ऐसी शख्सियत का जन्म होने वाला था जो दुनिया को थरथराने वाली थी। ऑटोमन सेना की खुफिया यूनिट का कमांडर एर्दोगुल अपने सिपाहियों के साथ घोड़ों को संभालने की कोशिश कर रहा था, जो उस तूफान में बेचैन हो रहे थे कि तभी एर्दोगुल का जासूस मांगोनेल वहां पहुंचा। क्या खबर लाए हो मांगोनेल? वो यही है ना? हाँ जनाब, वो यही है, इस किले के अंदर। मगर किले के अंदर काफी पहरा है, कुछ नहीं तो 2 से 3 दर्जन सिपाही होंगे। 100 भी होते तो फर्क नहीं पड़ता। सबको तैयार करो और इस किले की ईंट से ईंट बजा दो। उस औरत के पेट में जो पल रहा है उसे पैदा होने से पहले ही जहन्नुम भेजना होगा। ये इमाम ओरहान का हुक्म है। आगे बढ़ो और गिरा दो किले का दरवाजा। एर्दोगुल का हुक्म मिलते ही ऑटोमन सिपाहियों ने 2 बैटरिंग रैम लेकर किले के दरवाजे पर वार करना शुरू कर दिया। जनाब एर्दोगुल, किले का दरवाजा तो बस नाम का ही है। अब आज रात ड्रैकुला का वंश खत्म हो जाएगा। गिरा दो। आज की रात हमारा नाम इतिहास में लहू से लिखा जाएगा। ऑटोमन हत्यारे किले के अंदर घुस चुके थे, जहां रानी के रक्षक उनका इंतजार कर रहे थे। उधर वलाकिया की रानी के ज़ाना तक ये खबर पहुंच चुकी थी, जो इस वक्त लेबर पेन से कराह रही थी। महारानी जी, दुश्मन बिल्कुल करीब है। आपको हिम्मत रखनी होगी। बच्चा बस आने ही वाला है। आने दो उन्हें। अगर मेरा बेटा खून में पैदा होता है तो वही ठीक है। वलाकिया के युवराज का स्वागत हम दुश्मन के लहू से करेंगे। फादर, आप अपने चैन्स बंद मत करिए। हाँ, मैं बोलता हूँ। ड्रैगन के आशीर्वाद से और पुरखों के खून से ये बच्चा युद्ध की आग से जन्म लेगा। आज रात का अंधेरा इसकी ताकत बनेगा। रानी की तरफ मौत बढ़ रही थी और इसकी खबर वलाकिया के राजा व्लाद द्वितीय तक पहुंच चुकी थी। लॉर्ड ड्रैकुल, तुर्कों ने रानी के किले पे चढ़ाई कर दी है। तो उनकी मौत भी वही होगी। हर वफादार तलवार को बुलाओ। आज रात जमीन इनके लहू से गीली होगी। देखते ही देखते कुछ ही मिनट में व्लाद की लीडरशिप में घुड़सवारों की एक टुकड़ी रानी को बचाने के लिए तैयार थी। वलाकिया के लिए, हमारे ड्रैगन के लिए। व्लाद द्वितीय बहुत तेजी से उस किले की ओर बढ़ रहा था, लेकिन वो पहले ही काफी लेट हो चुका था। मौत अब रानी के दरवाजे तक पहुंचने ही वाली थी। किसी को जिंदा मत छोड़ो। हमें उस रानी की कोख तक पहुंचना है। उसके उस जहरीले बीज को खत्म करना है। उधर रानी अभी भी बच्चे को जन्म देने के दर्द से चीख रही थी। महारानी जी, वो अंदर आ गए हैं। अब वक्त नहीं बचा, जोर लगाइए। उनके आने से पहले आपको निकलना भी है। लगता है गॉड आज हमारे साथ नहीं है। आज रात गॉड भले हमारे साथ नहीं है, मगर मुझे पता है वो जरूर आएगा। वो जरूर आएगा। वो ना मुझे कुछ होने देगा और ना इसे।
रानी को उम्मीद थी कि वो उसे बचा लेगा, मगर राजा व्लाद तो अभी किले से दूर था। शायद रानी की उम्मीद गलत थी, या फिर उसको किसी और से उम्मीद थी, और वो कोई और वहां आ चुका था। कौन है वहां? कौन है? आगे बढ़ते ऑटोमन हत्यारे रुक गए, क्योंकि कोई उनका शिकार कर रहा था। यहाँ कोई है जनाब? रोको उसे, मैं उस रानी और उसके बच्चे को देखता हूँ। एर्दोगुल तेजी से रानी के कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजा बंद था, इसलिए एर्दोगुल ने उस पर एक जोरदार लात मारी। दरवाजा खोलो, मुझे बस रानी चाहिए। बैंगोनल, उसे मार गिराओ। वो बहुत तेज है जनाब, वो इधर। उधर वो साया एक एक करके ऑटोमन हत्यारों को निपटा रहा था। इधर एर्दोगुल अब इंतजार नहीं कर सकता था, और तभी दरवाजे के पार से आती खिजाना की चीखें शांत हो गई, और उनकी जगह सुनाई दी एक आवाज। वो आवाज सुनते ही एर्दोगुल मानो पागल हो गया। तुम सबको मार दूंगा मैं, तोड़ दूंगा इस दरवाजे को और सबको मौत के घाट उतार दूंगा। उधर वो साया आगे बढ़ता ही आ रहा था, और इधर दरवाजा टूटने की कगार पर था। एर्दोगुल सफल हो चुका था। वो तेजी से अंदर घुसा। रानी की दाई उसे रोकने आगे बढ़ी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी कमीने। मर्डरर! एर्दोगुल के सामने बस अब रानी थी, और था उसकी गोद में बैठा वो बच्चा। एर्दोगुल को देखते ही रानी ने अपने सरहाने रखा एक खंजर उठा लिया। मेरे बेटे को हाथ भी लगाया तो अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा, और इस बच्चे को तो मैं ऐसी मौत दूंगा। एर्दोगुल का हाथ हवा में उठा, मगर अगले ही पल जैसे बिजली चमकी। मेरे हाथ! एक उड़ते हुए ब्लेड ने उसका हथियार वाला हाथ कलाई से अलग कर दिया था। दर्द में कराहता एर्दोगुल पीछे पलटा। तू है कौन? तुम ना जानो तो बेहतर होगा। और अगले ही पल उस साई ने अपने दूसरे हाथ में पकड़ा खंजर एर्दोगुल की गर्दन में घोंप दिया। एर्दोगुल को निपटाकर वो साया रानी की ओर बढ़ा। रानी की आंखों में खुशी के आंसू थे। मैं जानती थी तुम आओगे। उस साए ने कोई जवाब नहीं दिया, और आगे बढ़कर उस बच्चे को गोद में उठा लिया। खून के समंदर में पैदा हुआ यह शिशु एक दिन हड्डियों का ताज पहनेगा और खून की नदियां बहाएगा। ये दयालु राजा नहीं, क्रोध का देवता बनेगा और एक नई दुनिया को जन्म देगा। बच्चे को वापस रानी को सौंपकर वो जाने के लिए पलटा। कहाँ जा रहे हो? तुम जानती हो मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता हूँ। तो क्या अब तुम कभी वापस नहीं आओगे? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? तुम नहीं रहोगी। उस साए का हाथ तेजी से चला और रानी के पेट में खंजर घुस गया। रानी बच्चे को गोद में पकड़े हुए बिस्तर पर जा गिरी, मुर्दा। उस साए ने एक बार उस बच्चे की ओर देखा और फिर अंधेरों में गायब हो गया। उधर वलाकिया का राजा किले तक पहुंच चुका था। खिजाना! व्लाद द्वितीय दौड़ता हुआ लाशों के ऊपर से कूदता हुआ अंदर पहुंचा और उसे वो नजर आई। वहीं थी वो वलाकिया की रानी,
ठंडी और शांत, खून से सनी हुई, लेकिन उसके खून से सने हुए जिस्म के ऊपर बैठा था वो एक ऐसा बच्चा जो तलवारों से बचा रहा पर खून की लहरों में भीग चुका था, पर जिसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी मानो खून उसके लिए बस एक रंग हो। मेरा बेटा ड्रैक्यूल वंश का चिराग, ड्रैगन का बेटा, युद्ध में जन्मा हुआ बेटा, जिसने मौत की गोद में अपनी पहली सांस ली है और मौत इतने करीब आकर भी उसके जिस्म पर एक खरोंच तक न मार सके। एक दिन ये वलाकिया पर हुए हर जुल्म का बदला लेगा और इसके नाम से ऑटोमन ही नहीं, दुनिया का हर सम्राट, हर राजा, हर योद्धा कांपेगा। मेरा बेटा व्लाद द थर्ड। दुनिया तेरे सामने झुकेगी बेटा। दया सिर्फ कमजोरों का बहाना है। तू डर से राज करेगा। तेरी तलवार के आगे देवता भी झुकेंगे। मेरे सैनिकों, आगे बढ़ो और सलाम करो वलाकिया के युवराज का। स्वागत करो व्लाद द थर्ड का। और यूं एक कहानी ने जन्म लिया, एक ऐसी कहानी जो कलम से नहीं लहू से लिखी गई थी। एक ऐसे राजा का जन्म हुआ जो ईश्वर के आशीर्वाद से नहीं बल्कि शैतान की कृपा से बना, दुनिया का सबसे खतरनाक शैतान, और जिसका नाम सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप उठती है। आगे चलकर दुनिया ने उसे कई नाम दिए, पर उस रात वो सिर्फ व्लाद था, सिर्फ व्लाद। उस रात जिसका जन्म हुआ था वो अब 12 साल का हो चुका था। ऑटोमन साम्राज्य में उसकी मौत की प्लानिंग करने वाले लोग युद्ध में मारे जा चुके थे। पिता व्लाद द्वितीय की देखरेख में व्लाद अपने बड़े भाई मर्सिया के साथ युद्ध कला की ट्रेनिंग लेने में व्यस्त था। बहुत अच्छे व्लाद, लेकिन अटैक करते समय ध्यान रखो कि कहीं तुम्हारा डिफेंस पूरी तरह खुल न जाए। टेंशन मत लो बिग ब्रदर, जब एनिमी मेरे सामने आएगा तो मेरा ऑफेंस इतना फास्ट होगा कि डिफेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। या युद्ध अभ्यास करते हुए व्लाद ने अपने बड़े भाई मर्सिया पर ताबड़तोड़ वार किए, जिन्हें मर्सिया ने अपनी ढाल पर रोक लिया और फिर तेजी से झुककर घूमते हुए व्लाद की बगल में एक पंच मारा। हो गया ऑफेंस खत्म। यही तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। वॉर इज नॉट अ जोक व्लाद, ना ही वो कोई खेल है। तुम्हारी जरा सी गलती तुम्हारी मौत का कारण बन सकती है। मर्सिया व्लाद को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन व्लाद तो मानो किसी और ही सोच में था। और फिर अचानक वो अपने बड़े भाई पर टूट पड़ा। या व्लाद पागलों की तरह अपने भाई पर अटैक कर रहा था और मर्सिया अपनी शील्ड के पीछे बचने की कोशिश कर रहा था। वो दोनों इस बात से अनजान थे कि व्लाद द्वितीय वहां आ चुका था और व्लाद को ऐसे पागलों की तरह अपने भाई पर वार करते देख वो हैरान था। व्लाद, रुक जाओ। लेकिन व्लाद तो जैसे कुछ सुनने को तैयार ही ना था। स्टॉप इट व्लाद, मैंने कहा रुक जाओ। कुछ नहीं हो सकता है, मैं पूरे कंट्रोल में था। आफ्टर ऑल मैं आप ही का बेटा हूँ। व्लाद ने वो बात इतने कॉन्फिडेंस से बोली थी कि मर्सिया के साथ साथ व्लाद द्वितीय को भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई।
फादर, लगता है व्लाद अब युद्ध के लिए रेडी हो गया है। लगता तो है। बिल्कुल किसी मंझे हुए योद्धा की तरह बात करने लगा है। एनीवे, अब तुम दोनों चलो, रात होने वाली है। और फिर आज तुम लोगों के लिए डिनर में कुछ स्पेशल बनने वाला है। डोंट टेल मी। वेट, आप आज हंट पर गए थे ना? मैं गैस करूंगा। रैबिट? यस, रैबिट, तुम्हारा फेवरेट। अब चलो, जल्दी से नहा लो, तब तक डिनर रेडी हो जाएगा। वलाकिया के राजमहल में आज रात दावत जैसा माहौल था, लेकिन वो लोग इस बात से अनजान थे कि दुश्मन जल्द ही उनकी दावतों में जहर घोलने की तैयारी कर रहा था। वलमेद अंदर आ गया। चाचा जान, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लेते। तकलीफ तो हमें इस बात की है कि तुम अब तक कर क्या रहे हो। तुम्हें हमने एक सीधा सा काम दिया था, हुनयादी के खिलाफ एक मोर्चा तैयार करने का। लेकिन ना तो तुम हुनयादी के हमलों का जवाब दे पा रहे हो, और ना ही तुमने अब तक उसके खिलाफ किसी को अपने साथ आने के लिए तैयार किया है। तुम युद्ध नीति और कूटनीति दोनों में नकारा साबित हुए हो। मैंने वलाकिया के राजा के पास अपने दूत को 2 बार भेजा, उसने साफ मना कर दिया। मैंने उसे लालच देने की कोशिश की, मगर वो भी काम नहीं आया। अब मैं और क्या ही करता चाचा जान। पहली बात तो ये, किस समय हम तुमसे तुम्हारे चाचा की हैसियत से बात नहीं कर रहे हैं। जी मेरे सुल्तान। बेहतर। और दूसरी बात ये कि क्या तुम्हें इतनी सी समझ भी नहीं है कि अगर कोई काम सीधे से ना हो तो उल्टा रास्ता ले लेना चाहिए? मतलब? वलाकिया के राजा की कोई तो कमजोरी होगी ना, जिसे प्यार और लालच से नहीं जीता जा सके, उसे डर से जीता जाता है। उसकी कमजोरी का पता लगाओ और फिर हम उसकी उस कमजोर नस पर अपना पैर कुछ इस बेदर्दी से रखेंगे कि उसके पास हमारा साथ देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। सुल्तान महमेद की बात सुनकर मुस्तफा सोच में पड़ गया और फिर उसे कुछ याद आया। व्लाद ड्रैकुल की एक ही कमजोर नस है। और वो क्या है? उसका छोटा बेटा व्लाद टेपेस। उठा लो उसे और हमारे खास कैद खाने में ले आओ। देखते हैं कि व्लाद ड्रैकुल उसके बाद कैसे हमारी गुलामी नहीं स्वीकार करता है। पर मेरे सुल्तान, हम उसे गुलाम क्यों बनाना चाहते हैं? आप कहें तो सेना लेकर उसका नामो निशान ही ना मिटा दे। मुस्तफा की बात सुनते ही सुल्तान महमेद पलटा और मुस्तफा के पास आया। तुम वलाकिया के राजा को मिटाओगे, ड्रैकुल वंश को। मुस्तफा ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी महमेद ने उसका गला पकड़ लिया। इसलिए बोला था कि तुम्हें कूटनीति की कोई समझ नहीं है। व्लाद ड्रैकुल और हुनयादी के रिश्ते तल्ख हैं। दोनों अभी एक दूसरे के साथ नहीं खड़े हैं, लेकिन अगर तुम उसे मिटाने के लिए हमला करोगे तो हुनयादी इस मौके का फायदा उठाएगा, और अगर वो और ड्रैकुल साथ आ गए तो हमारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसलिए ऐसा होने से पहले हम उसकी गर्दन दबा देंगे और उसे मजबूरी में हमारे साथ आना ही होगा। अब जाओ, अपने सबसे अच्छे सैनिक भेजो। मुझे 3 दिन के अंदर व्लाद ड्रैकुल का लड़का अपनी कैद में चाहिए। जाओ। व्लाद इस बात से अनजान था कि वो युद्ध की राजनीति के निशाने पर आ चुका था। वो तो इस समय बड़े मजे से अपने फेवरेट रैबिट स्ट्यू का आनंद ले रहा था। व्लाद द्वितीय अपने दोनों बेटों के साथ टेबल पर बैठा रात की दावत का मजा ले रहा था कि तभी
उसका सेनापति बॉगदेन वहां पहुंचा। गुड इवनिंग माय लॉर्ड। हाँ बॉगदेन, तुम बहुत सही समय पर आए हो। आओ तुम भी हमारे साथ बैठो। स्ट्यू आज कमाल का बना है। माय लॉर्ड, अगर आप फ्री हैं तो एक जरूरी बात करनी थी। बैठो और बोलो। हमारे स्पाइस ने एक शॉकिंग इंफॉर्मेशन दी है। ऑटोमन सुल्तान महमद को हमारे सदर्न बॉर्डर के पास देखा गया है। यह सुनते ही व्लाद ड्रैक्यूल का चेहरा तुरंत संजीदा हो गया। उसके हाथों का चम्मच रुक गया। उसकी आंखों में गहन चिंता साफ दिख रही थी। महमेद खुद जरूर उस इडियट मुस्तफा से मिलने आया होगा। तुम्हें पता है बॉगदेन, परसों उसने अपने मैसेंजर को भेजा था मुझे अपने साथ मिलाने के लिए। परेशान है वो, और मैंने उसे साफ मना कर दिया। यस, मुझे पता चला था, पर ये ऑटोमन्स हमसे अलायंस करने के लिए क्यों परेशान हैं? शायद हुनयादी के कारण। वही तो दूसरी समस्या है माय लॉर्ड। हंगरी के रीजेंट हुनयादी आपसे पहले ही नाराज हैं। अब जब उसके पास ये खबर पहुंचेगी कि ऑटोमन्स आपके पास मैसेंजर भेज रहे हैं तो वो और भड़केगा। भड़कने दो, वो तो वैसे भी मुझे वलाकिया से हटाकर यहाँ अपने किसी स्लेव को बिठाना चाहता है। मुझे जब से मैंने इस युद्ध में अपने सैनिक देने से मना किया है, तब से वो मुझे ट्रेटर समझ रहा है। बोलते बोलते व्लाद ड्रैक्यूल ने अपनी आंखों से अपनी रिंग फिंगर पर सजी अंगूठी को देखा, फिर एक गहरी सांस भरी। मेरे लिए ये थ्रोन सिर्फ एक बोझ बन गया है बॉगदेन। व्लाद अभी बस 12 साल का है। मेरे खून में है फादर। पीस, शांति, ये बस तो एक सपना है, और ये दुनिया सपने तोड़ने में एक्सपर्ट है। आप सोच रहे हो कि न्यूट्रल रहकर आप वलेचिया को बचा लेंगे? वॉर डजंट केयर अबाउट योर न्यूट्रलिटी फादर। भेड़ अगर आग बंद कर ले तो भेड़िया उसे छोड़कर नहीं चला जाएगा। आप हमें प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ डिफेंस करते रहेंगे, और एनिमी हर बार मार खाकर वापस जाएगा और फिर नई स्ट्रेटेजी के साथ हम पर अटैक करेगा। वो तब तक अटैक करेगा जब तक वो हमारी दीवारों को गिरा नहीं देता। Enough! आप मुझे चुप नहीं कर सकते फादर। मत भूलिए, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। जो पहला वार करता है वही कंट्रोल में रहता है। आप सिर्फ रिएक्ट कर रहे हो फादर, और रिएक्शन में हमेशा नुकसान होता है। बस व्लाद, तुम अभी दुनिया की सिर्फ एक साइड देख रहे हो, जहां हर चीज या ब्लैक है या वाइट। मैं हर शेड देख चुका हूं। तुम्हारे जज्बात, तुम्हारे गुस्से में आग है, लेकिन आग बिना डायरेक्शन के सिर्फ बर्बादी करती है। और तुम ये जो बोल रहे हो ना, ये तुम्हारा इनएक्सपीरियंस दिखाता है। तुम्हें अभी बहुत कुछ देखना है, समझना और सीखना है। पर फादर, बस, मैं यहां तुमसे ये डिस्कस करने नहीं बैठा हूं कि वलाकिया को कैसे चलाना है। ना मुझे तुमसे कूटनीति और राष्ट्र नीति सीखने की जरूरत है। मार्सिया, अपने भाई को लेकर अपने अपने रूम में जाओ। मुझे बॉगदेन से कुछ जरूरी बातें करनी है। यस फादर। चलो व्लाद। मार्सिया, अपने भाई को समझाओ, ये गुस्सा सही नहीं है। ओके फादर, मैं बात करता हूं। अपने दोनों बेटों के जाने के बाद व्लाद द्वितीय वापस बॉगदेन की ओर मुड़ा। उसके चेहरे पर टेंशन साफ नजर आ रही थी। कभी कभी मुझे इस लड़के के लिए टेंशन होती है बॉगदेन। इसके अंदर एक फायर है
एक जुनून जो मैंने आज तक किसी में नहीं देखा। ये आगे जाकर बहुत बड़े बड़े काम करेगा, लेकिन डर लगता है कि कहीं इसकी ये आग इसी को खाक ना कर दे। माय लॉर्ड, ही इज यंग। ऐसे ही होते हैं जवान, थोड़े इम्पेशेंट, थोड़े इंटेंस, और फिर अपने आप को ही याद कर लीजिए। इस एज में आपके अंदर भी जोश ही जोश हुआ करता था, पर टाइम सबको लाइफ के जरूरी लेसन्स सिखा देता है। आई एम श्योर प्रिंस व्लाद भी समय के साथ सही गलत में अंतर समझने लगेंगे। आई होप वो टाइम जल्दी आए, क्योंकि कहीं ना कहीं व्लाद सही बोल रहा था। एक दिन महमेद और हुनयादी की ये लड़ाई हमारे वलाकिया तक जरूर पहुंचेगी, लेकिन तब तक मैं यही ट्राई करता रहूंगा कि हम इस लड़ाई का हिस्सा ना बने। व्लाद का कहना जल्दी ही सच होने वाला था, क्योंकि सुल्तान महमेद की ही तरह हंगेरियन किंग जॉन हुनयादी के यहां भी वलाकिया का जिक्र होने ही वाला था। 2 दिन की रेस्ट के बाद कैवलरी को दोब्रूजा के बॉर्डर पर शिफ्ट कर दो, और मिक्लॉस को कहना उसके राइडर्स का डिसिप्लिन एक जोक बन चुका है। रोम का मैसेंजर, माय लॉर्ड। जॉन हुनयादी, चर्च सेंड्स इट्स वार्म रिगार्ड्स, और साथ में अपनी डिसअपॉइंटमेंट भी। मुझे आपके आने की उम्मीद थी। कम सर, कहिए क्या मैसेज है चर्च का? चर्च आपकी प्रोग्रेस और तुम्हारे एफर्ट्स से सेटिस्फाइड नहीं है। ऑटोमन्स हर दिन एडवांस कर रहे हैं, और वेटिकन चाहता है कि आप कुछ करें फास्ट। दिस डिले इज कॉस्टिंग द क्रिश्चियन वर्ल्ड। हमारा काफी नुकसान हो रहा है। पिछले वीक भाई को लगता है कि वो जीत जाएगा, पर उसे नहीं पता कि रेस में लास्ट का एफर्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। टाइम टू शो हिम द फायर। क्या? और अगले ही पल व्लाद ने अपने घोड़े की लगाम को एक जबरदस्त झटका दिया, और उसका घोड़ा ऐसे आगे निकला जैसे तोप से निकला गोला। डेविल्स ओक अब बस कुछ ही दूर था, और व्लाद का घोड़ा तूफान की तरह उसकी ओर बढ़ रहा था। उधर मर्सिया ने अपने घोड़े को धीमा करना शुरू कर दिया था। व्लाद कुछ ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा है। डेविल्स ओक से थोड़ा आगे जाते ही एक गहरी ढलान है। अगर ये स्लो नहीं हुआ तो। व्लाद, रुक जाओ! लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। व्लाद का घोड़ा उस पेड़ से आगे निकल चुका था, और फिर वो गिरा। व्लाद घोड़े के साथ ढलान से नीचे जा रहा था। किस्मत से ज्यादा चोट नहीं लगी है। हाँ? Something's wrong. यहाँ कोई है। व्लाद को कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी, जो उसी की तरफ आ रही थी, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो वहां आ चुके थे। ओह ग्रेट। रुको, ये देखो। क्या किस्मत है। देखो तो जंगल में कौन आया है। वालाकिया का शहजादा व्लाद। सुल्तान बहुत खुश होंगे। ले चलो इसे। खबरदार, वरना सब मारे जाओगे। तू हमें मारेगा। तू अकेला और हम 5, और तू हमें मारेगा। ओह ग्रेट। रुको, ये देखो। क्या किस्मत है। देखो तो जंगल में कौन आया है। वालाकिया का शहजादा व्लाद। सुल्तान बहुत खुश होंगे। ले चलो इसे। खबरदार, वरना सब मारे जाओगे। तू हमें मारेगा। तू अकेला और हम 5, और तू हमें मारेगा। पांचों आगे बढ़े।
व्लाद भी तैयार था, लेकिन अगले ही पल व्लाद ने कुछ ऐसा किया जिसकी उन्होंने आशा नहीं की थी। अरे ये तो भागने लगा। चलो इसका शिकार करते हैं। वो पांचों उसका पीछा करने लगे। उन्हें लग रहा था कि वो डर गया है, उन्हें लग रहा था कि वो बचने के लिए भाग रहा है, लेकिन व्लाद भाग नहीं रहा था, वो तो जाल बिछा रहा था, उन्हें जंगल की गहराइयों में ले जा रहा था। वो छोटा सा पिल्ला उसे पेड़ों की टहनियों में खो जाती। वो चारों अब और भी ज्यादा सतर्क थे, मगर जंगल में खतरा कब कहां से आ जाए कोई नहीं कह सकता। क्या हुआ? कुछ नहीं, एक सांप पर पैर पड़ते पड़ते बचा। देख के चलो, जहरीला लगता है। तुम चलो, मैं इसको मार ही देता हूँ। उस सैनिक ने तलवार के एक वार से उस सांप के 2 टुकड़े कर दिए। बड़ा आया था मुझे डराने। उस सांप की वजह से उसका ध्यान बढ़ गया था, और कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। क्या? जहरीले सांप की लाश के ठीक बगल में गिरी उस सैनिक की लाश। व्लाद ने मौका मिलते ही उसकी पसलियों में अपना खंजर घुसा दिया था। उसका फेफड़ा खून से भर गया, और जब वो गिरा तो उसके मुंह से आवाज की जगह बस खून बाहर आ पाया। उसने तैयब को मार दिया, साला कुत्ते का बच्चा। अब बस 3 बचे थे, और तीनों एक साथ आ गए थे, लेकिन उनके मन में डर जाग चुका था, और डरा हुआ इंसान अक्सर गलती कर जाता है। वहां है वो, उन झाड़ियों के पीछे। तुम दोनों आगे जाकर देखो, मैं इधर से उसको घेरता हूँ। व्लाद ने बहुत चतुराई से दूर से एक पत्थर झाड़ियों में फेंका, जिसकी आवाज से उन्हें लगा कि व्लाद उन्हीं झाड़ियों के पीछे है, मगर वो गलत थे। मैं यहाँ हूँ। क्या? व्लाद ने उसके पास पहुंचते ही उसे हल्के से आवाज दी, मगर वो मुड़ता उससे पहले ही उसने उसके दोनों घुटनों के नीचे की मांसपेशियों को काट दिया। वो लड़खड़ा कर घुटनों पर गिरा, और अगले ही पल व्लाद ने उसके दिल में अपना खंजर उतार दिया। 3 बाकी दोनों सैनिक अब बहुत डर गए थे। वो पीछे हटने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक 12 साल के लड़के ने उनके 3 साथियों को मौत के घाट उतार दिया था। ये क्या है? ये लड़का है या भूत? वो कमीना हमसे खेल रहा है। गलत, वो खेल नहीं रहा था, वो तो शिकार कर रहा था। लगता है उधर को। रात गहरी हो चुकी थी, मगर चांद की रोशनी हल्का उजाला कर रही थी। उस हल्के उजाले में एक साया दबे हुए कदमों के साथ कहीं चलता चला जा रहा था। कुछ दूरी पर हल्की सी रोशनी नजर आ रही थी। उस काले साए ने रुककर उस ओर देखा और फिर रोशनी की तरफ बढ़ गया। धीरे धीरे वो उस रोशनी के पास पहुंच गया, जो कि ऑटोमन सेना का एक कैंप था। बहुत से सैनिकों ने उस साए को देखा, लेकिन किसी ने भी उसे रोका नहीं, और वो सीधा सबसे बड़े टेंट के अंदर चला गया। टेंट के अंदर ऑटोमन सुल्तान महमेद मानो उसी साए का इंतजार कर रहा था। जहां एक और महमेद उसे अपना गुलाम बनाना चाहता था, वहीं हुनयादी के मन में कोई और ही योजना चल रही थी। माय लॉर्ड, आप इतने स्ट्रेस में क्यों हैं? मुझे वलाकिया पर कंट्रोल चाहिए, पर व्लाड ड्रैकुल के रहते ये पॉसिबल नहीं है। उसे हटाना होगा, लेकिन उसकी जगह हमें एक सही इंसान को बैठाना है, जो कैथोलिक हो, चर्च की रिस्पेक्ट करता हो, और जिसके अंदर ऑटोमैन्स के लिए वही नफरत हो जो मेरे अंदर है। ऐसे इंसान तो व्लाद ड्रैकुला खुद हुआ करते थे, पर अब
यही तो प्रॉब्लम है। व्लाड ड्रैकुल अब वो वॉरियर नहीं रहा। वलाकिया को एक बेहतर रूलर की तलवार एक बिजली की तरह चमक रही थी और उसकी आंखों में एक ऐसी आग जल रही थी जो नफरत, जुनून और शक्ति का मिश्रण थी। ये लड़ाई सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं थी, ये एक घोषणा थी कि व्लादिस्लाव कोई मामूली योद्धा नहीं बल्कि एक तूफान था जो वलाकिया के इतिहास को बदलने वाला था। सांड ने अपने तीखे मौत के सींगों के साथ व्लादिस्लाव पर पूरी ताकत से हमला कर दिया। जमीन कांप उठी जैसे प्रकृति खुद इस युद्ध की साक्षी बन रही हो, लेकिन व्लादिस्लाव एक बाज की तरह उसके वार से बच निकला। सांड पलटकर एक बार फिर उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन फिर उसका हमला चूक गया। व्लादिस्लाव का हर कदम एक नाच था, एक ऐसा नाच जिसमें मौत और जीत के बीच सिर्फ एक पल का अंतर था। उसके चेहरे पर ना डर था ना संकोच, सिर्फ एक ठंडी मुस्कान जो उसके दुश्मनों के दिल में खौफ बिठा दी। सांड ने अपना अंतिम हमला किया। उसकी आंखों में पागलपन और गुस्सा था, लेकिन व्लादिस्लाव के लिए यह सिर्फ एक मौका था, एक मौका अपनी ताकत, अपनी चतुराई और अपने निश्चय को साबित करने का। एक तीखे बिजली से भी तेज वार के साथ उसकी तलवार ने सांड की गर्दन को छेद दिया। खून का एक फव्वारा हवा में उठा और सांड का विशालकाय सर एक झटके में धूल में गिर गया। उसका जिस्म जैसे कोई पहाड़ हो जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा और मैदान में एक मौत का सन्नाटा छा गया। और फिर भीड़ का शोर उठा उस सन्नाटे को तोड़ने के लिए। पसीने और खून से सना हुआ व्लादिस्लाव खड़ा था। उसका जिस्म लड़ाई के जज्बात से कांप रहा था, लेकिन उसका चेहरा शांत और सख्त था। उसने अपनी तलवार को ऊपर उठाया। खून में डूबी उसकी तलवार जगमगा रही थी। भीड़ का शोर एक समुद्र की लहरों की तरह गूंज रहा था, लेकिन व्लादिस्लाव के लिए यह शोर सिर्फ एक शुरुआत थी। यह मैदान उसका पहला युद्ध क्षेत्र था और इस जीत ने घोषित कर दिया था कि व्लादिस्लाव न सिर्फ एक योद्धा था बल्कि एक ऐसा वीर पुरुष था जो अपने दुश्मनों के लिए मौत का दूसरा नाम बन सकता था। व्लादिस्लाव मैदान से बाहर निकल रहा था और उसके चारों तरफ लोगों की आवाजें गूंज रही थी, कुछ उसकी तारीफ में, कुछ उसके खौफ में, लेकिन उसकी नजरें सीधी थी। उसका मन एक नए लक्ष्य की ओर मुड़ चुका था। ये सांड सिर्फ एक शुरुआत था, असली जंग अभी बाकी थी और व्लादिस्लाव जानता था कि उसका रास्ता खून, नफरत और वलाकिया के ताज तक जाता था। माय लॉर्ड व्लादिस्लाव, एक मैसेंजर आपसे मिलना चाहता है। वो कहता है कि आपके लिए बहुत अर्जेंट मैसेज लाया है। मैसेंजर? किसने भेजा उसे? हंगरी के राजा जॉन हुनयादी ने, माय लॉर्ड। व्लादिस्लाव का चेहरा सख्त हो गया। जॉन हुनयादी का नाम सुनते ही उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई थी, मानो उसे इसी दिन का इंतजार हो। वो चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ा जहां वो मैसेंजर उसका इंतजार कर रहा था। बोलो, क्या मैसेज भेजा है तुम्हारे किंग ने? माय लॉर्ड व्लादिस्लाव, किंग ऑफ हंगरी आपसे बात करना चाहते हैं। उनका मानना है कि वलाकिया के भविष्य के लिए ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वलाकिया का भविष्य? मेरे अंकल व्लाद द्वितीय उस भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। वो अपनी ताकत खो चुके हैं। एक समय था जब वलाकिया खेल खेल रहा था और बीच में व्लादिस्लाव जो अपने चाचा के राज को उजाड़ने के लिए तैयार था। वलाकिया से सैकड़ों मील दूर एक और किरदार इस कहानी से जुड़ने वाले में घुसा दिया।
लड़के की आंखों में नफरत की आग जल रही थी। उसने एक और सिपाही को देखा जो अपनी तलवार लेकर उसकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अब तक ऑटोमन सिपाहियों का दस्ता उसके चारों तरफ से घेर चुका था। 4 घुड़सवारों ने अपने हथियार लेकर उस छोटे से लड़के को घेर लिया। लड़के का जिस्म गुस्से से कांप रहा था, लेकिन वो लड़ने के लिए तैयार था। एक सिपाही ने अपनी तलवार उठाई। उसका इरादा साफ था, लड़के को मार देना। उसने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया, तलवार को ऊपर उठाया और एक मौत का वार करने वाला था, लेकिन तभी एक तेज आवाज ने जंगल के सन्नाटे को तोड़ा। रुको, इस लड़के को हाथ मत लगाओ। उस ऑटोमन दस्ते का लीडर, एक लंबे सख्त जिस्म वाला आदमी, अपने घोड़े से उतरा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो लड़के के जज्बे को पहचान रहा हो। वो धीरे धीरे लड़के के पास आया। उसकी तलवार अभी भी उसके हाथ में थी, लेकिन उसने उसे नीचे किया। ये लड़का, इसमें एक अलग ही आग है। इसने मेरे 2 सिपाहियों को मार दिया, और वो भी सिर्फ एक पत्थर और भाले से। ये कोई मामूली बच्चा नहीं। इसे सुल्तान महमद के पास ले चलो, वो खुद फैसला करेंगे कि इसका क्या करना है। सिपाहियों ने लड़के के हाथों को जकड़ लिया, उसके जिस्म को बंधनों में कस दिया, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी वही गुस्सा और वही आग थी। तेरा नाम क्या है लड़के? अमीनोटेप।